वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग करते हुए अनशन पर बैठे एसटी कर्मचारियों ने अब अपने आंदोलन को और भी तेज कर दिया है। अमरावती के विभागीय परिवहन कार्यालय के सामने कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। इस अनशन की वजह से एसटी बस सेवा भी प्रभावित हुई है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को हो रही है। एसटी कर्मचारी संगठन राज्य सरकार में एसटी निगम के विलय की मांग कर रहे हैं। इसीलिए एसटी कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी नहीं होने पर एसटी कर्मचारी 27 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किए हैं। एसटी कर्मचारियों के इस अनशन की वजह से अब बस सेवा पर भी असर होने लगा है। हमारे संवाददाता अरुण जोशी ने इस अनशन की वजह से यात्रियों को होने वाली परेशानी का जायजा लिया। एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीसाठी एसटी संघटना सध्या आक्रमक झालेल्या आहेत। काल आमरण उपोषणाचं हत्यार उपसल्यानंतर आज सकाळपासून अमरावती आगारातील एकही बस अमरावती आगाराच्या बाहेर गेलेली नाही आहे। तुम्ही पाहू शकता की अमरावती आगारावर सध्या कशा प्रकारे बसेस उभे आहे। एसटीचे पार्सल जे आहेत ते सुद्धा पडलेले आहेत। जे प्रवासी बाहेरगावी अपडाऊन करतात ते प्रवासी सुद्धा या ठिकाणी तात्काळ उभे आहेत। सकाळी 5 वाजल्यापासून आज अमरावती आगारातली एकही बस बाहेर गेलेली नाही। त्यामुळे प्रवाशांची सुद्धा कुचंबना होत आहे आणि एसटीच्या सर्व संघटना एकत्र येत त्यांनी हा उपोषणाचा हत्यार उपसला आणि आज एसटी सगळ्या बंद झालेल्या आहेत। यासाठीच बोलण्याकरता आपल्यासोबत विभागातले जे संघटनेचे पदाधिकारी आहेत ते आहेत। मोहित भाऊ, काय सांगाल, आजपासून तुम्ही एसट्या सगळ्या बंद केलेल्या आहेत? आमच्या ज्या आर्थिक मागण्या आहे, आमचा 28% घरभाडे भत्ता, इन्क्रिमेंट आणि HRA या विषयासाठी आमचं संपूर्ण राज्यभर कालपासून विभागीय पातळीवर उपोषण सुरू आहे आणि त्या आमच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून संपूर्ण आगार पातळीवरचे जे आमचे पदाधिकारी आहे, कर्मचारी आहे, त्यांनी स्वयंस्फूर्तीनं उत्स्फूर्तपणे उपोषणाला पाठिंबा म्हणून आजपासून काम बंद केलेलं आहे। कामगिरीवर जाण्यास कोणी तयार नाही। आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी ते आज सर्वजण आमच्या पाठीशी उभे आहे आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्र बंद झालेला आहे। जे आमच्या रास्त मागण्या आहे त्या रास्त मागण्या इतक्या कोरोनाच्या काळात आमच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून जे काम केलं, जे सहकार्य राज्य सरकारला केलं, त्याची कुठेतरी दखल घ्यावी व आमची दिवाळी गोड करावी या विषयाला धरून आज संपूर्ण महाराष्ट्रात संपूर्ण एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारलेलं आहे। महिला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालेल्या आहेत। महिलांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत? काय वाटतं, आजपासून एसटीचा संप पुकारलेला आहे, तुम्ही महिला म्हणून काय प्रतिक्रिया? आम्हाला एवढंच म्हणायचं आहे की सणासुदीच्या दिवसात आम्ही जिथे नाही तिथे आमचे बसेस सेवा चालू करतो, तरीही आमच्याकडे सरकार लक्ष देत नाही। तुटपुंजा पगारावर आम्हाला घर भागवावं लागते। काही जणांनी तर आत्महत्या केल्या, अशा खूप सारे प्रकरण आहे, तरी पण सरकारला जाग येत नाही। मला एवढंच म्हणायचं आहे की आम्ही एवढं काम करूनही आमचा पगार का वाढत नाही, आमच्या मागण्या का पूर्ण होत नाही। म्हणूनच आम्ही आज सर्वांनी मिळून आज विभागीय स्तरावर संप पुकारलेला आहे। पूर्ण विभागीय स्तरावर हा संप सुरू आहे। कृती समिती तयार झालेली आहे आणि कृती समितीच्या काय मागण्या आहेत? एसटी आजपासून बंद आहे, काय सांगाल दादा? आज सांगायचं असं आहे साहेब, आम्ही कालपासून कृती समिती तयार केली आणि कालपासून आम्ही उपोषणाला सुरुवात केली। काल फक्त विभागीय स्तरावर उपोषण केलं होतं आम्ही। विभागीय स्तरावर आमची मागण्या फक्त एवढं होतं की आम्हाला 28% DA द्यावा, महागाई भत्ता दिला पाहिजे, घरभाडे भत्ता वाढवून दिला पाहिजे। महाराष्ट्राच्या राज्य शासनाचे जे इतर विभागाचे कर्मचारी आहेत त्यांना जो काही पगार मिळतो त्या पगाराच्या अनुषंगाने आमच्याही पगारामध्ये वाढ व्हावी। हे एक प्रकारची सर्व रापा कर्मचाऱ्यांची थट्टा केलेली आहे त्यांनी। आम्ही या थट्टेचा निषेध करतो। आम्हाला त्यांना फक्त एवढी विनंती करायची आहे की आमच्या ज्या रास्त मागण्या आहेत त्या मागण्या आमच्या पूर्ण कराव्या। आम्ही काल विभागीय स्तरावर उपोषणाला बसलो होतो। काल आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, म्हणून विभागातील जे इतर डेपो आहेत, पूर्ण महाराष्ट्रातले जेवढे डेपो आहेत, त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने आज उपोषणाला सहभाग दिलेला आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी त्या गाड्या काढलेल्या नाही। आम्ही संप केलेला नाही, आम्ही फक्त उपोषणाला बसलेलो आहोत। बाकी लोकांनी आम्हाला दिलं। आमची फक्त या मागण्या जर मान्य करायच्या नसेल तर मग सरळ त्यांनी शासनामध्ये आम्हाला विलीन तरी करून घ्यायचं। आमची ते एक मोठी मागणी आहे की शासनामध्ये जोपर्यंत आम्हाला विलीन करून घेत नाही तोपर्यंत आमच्या समस्या काहीही केला सुटणार नाही आहे। त्या शासनाने सरळ आम्हाला शासनामध्ये विलीन करून घ्यावं आणि आमचा प्रश्न सोडून द्या। राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी है। इस अनशन से चांदोड़ रेलवे बस डिपो में काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। सरकारी कर्मचारियों को नवंबर 2021 से 28% DA दिया जा रहा है, जबकि राज्य परिवहन महामंडल कर्मचारियों को सिर्फ 12% DA दे रहा है।
वार्षिक वेतन वृद्धि की दर, आवास भत्ता का भुगतान नियमानुसार नहीं होने और 2018 से डीए बढ़ाने के बावजूद इसका भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। त्योहार के लिए सरकारी कर्मचारियों को 12,500 रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाता है। परिवहन मंत्री अनिल परब ने वर्ष 2019 के लिए 5% महंगाई भत्ता और दिवाली के लिए 2,500 रुपए का दिवाली उपहार देने की घोषणा की थी। इस बीच कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। राज्य शासनाप्रमाणे घरभाडे भत्ता राज्य शासनाप्रमाणे घरभाडे भत्ता राज्य शासनाप्रमाणे वार्षिक वेतन वाढ राज्य शासनाप्रमाणे वार्षिक वेतन वाढ कसा देत नाही। चांदोली आगारासमोर संयुक्त कृती समितीमार्फत सर्व कामगार राज्य शासनाने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यामुळे उपोषणाकरता बसलेले आहे। याआधी आम्ही दिनांक 18 रोजी महाराष्ट्र राज्य पातळीवर मंत्रिमंडळामध्ये आमच्या मागण्याचं निवेदन दिलं होतं, पण त्या आजपर्यंत शासनाने त्याची दखल घेतली नाही। त्या अनुषंगाने आम्ही काल दिनांक 27/10 रोजी विभागासमोर बेमुदत उपोषणासाठी बसलो होतो, परंतु ते सुद्धा त्यांनी कोणत्याच प्रकार तोडगा काढला नाही, त्याची दखल कोणत्या प्रमाणात गेली नाही। म्हणून आम्ही आज आगारासमोर बसलो आहोत। आमच्या मागण्या म्हणजे एकच आहे की आम्हाला काही पगारवाढ पाहिजे नाही, परंतु राज्य शासनाला 28% डीए झालेला आहे। आमच्या एसटी कर्मचाऱ्याला आजपर्यंत 12% डीए मिळत आहे। तसेच वार्षिक वेतनवाढ आमची 2%च आहे, राज्य शासनाने 3% आहे। तसेच महागाई भत्ता आमचा घरभाडे भत्ता आमचा 60%च आहे, राज्य शासनाचा 8% आहे। ज्यावेळी शासनाला एसटी कामगाराचं काम पडते त्यावेळी अत्यक्ष म्हणून वापर केला जातो। कोरोना काळातनी आम्ही सर्व एसटी कामगारांनी परप्रांतीय मजूर पोहोचण्याचं काम केलं। त्या कोरोना काळामध्ये आमचे 320 कामगार मृत्युमुखी पडले कोरोनाबाधित होऊन, परंतु त्यांच्या कुटुंबाला अजूनपर्यंत शासनाने कोणत्याच प्रकारचा आर्थिक लाभ दिलेला नाही। तसेच या आर्थिक विवंचनेपोटी आमच्या 24 कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहे, त्यांना सुद्धा अजून कोणत्याच प्रकारची आर्थिक मदद केली नहीं। अमरावती में एसटी महामंडल के कर्मचारियों के अनशन और आंदोलन की वजह से बस सेवा प्रभावित होने से ऑटो चालकों की चांदी हो गई है। बस नहीं, परेशान यात्री ऑटो का ही सहारा ले रहे हैं। ऑटो चालकों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए किराए में वृद्धि कर दी है। अमरावती में एसटी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एसटी कर्मचारी संगठन और राज्य सरकार के बीच बातचीत में कोई समझौता नहीं हो पाने से अमरावती में एसटी सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ यात्रियों ने निजी वाहनों का सहारा लिया है। नतीजन बस स्टैंड के सामने ऑटो की भीड़ लग गई और ऑटो चालकों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए रेट बढ़ा दिए हैं। जिस रास्ते पर बस ही बस नजर आती थी वहां अभी ऑटो की कतार लगी हुई है। अमरावती शहर और जिले में वर्तमान में दिवाली की खरीदारी के लिए नागरिकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान चोर भी सक्रिय हो गए हैं, इसीलिए महिलाओं को अपने आभूषण, पर्स और कीमती सामान का ध्यान रखने की अपील पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने की है। दिवाली के मौके पर शहर के विभिन्न बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस भीड़ के कारण कई वाहन चालक फ्लाईओवर के नीचे अपनी बाइक पार्क कर बिना किसी झिझक के खरीदारी कर रहे हैं, जिससे अमरावती के कई इलाकों में चोरी की वारदात भी बढ़ने लगी हैं। अमरावती शहर के किसी भी चौराहे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या फ्लाईओवर के नीचे दुपहिया वाहन सुरक्षित नहीं है। अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों की पार्किंग से भी दुपहिया वाहनों की चोरी ने वाहन चालकों में दहशत पैदा कर दी है। इन्हीं सब मामलों को संज्ञान में लेकर शहर पुलिस भी मुस्तैद हो चुकी है। दिवाळीचा उत्सव साजरा करताना आपल्याला हे भान ठेवणे गरजेचे आहे की अजूनही कोरोना संपलेला नाही। तर कोरोनाचे जे प्रतिबंध आहे ते आपल्याला सर्वांना पालन करायचे आहे आणि त्याचबरोबर दिवाळी निमित्ताने खरेदी करता आपण जेव्हा बाहेर निघणार तर आपले
मूल्यवान दागिने घालून बाहेर निघू नये. आमची तसे नाकाबंदी आणि सतत पेट्रोलिंग चालू आहे. तरी आम्हाला सहकार्य करा. आपण काही मूल्यवान वस्तू घेऊन बाजारात गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये. पकड़े जाने से बचने के लिए दोपहिया वाहनों के गिरोह नकली नंबर या नंबर प्लेट बदलकर चोरी के वाहनों को बेच देते हैं. इससे पकड़े जाने की भी संभावना है. हालांकि कई बार पुलिस ने देखा है कि कई लोग बाइक के स्पेयर पार्ट्स निकालकर बेच रहे हैं. मालूम हो कि शहर के पश्चिम हिस्से में महज 10 मिनट में पूरी बाइक के पार्ट को निकाल दिया जाता है. यही वजह है कि प्रशासन इस त्योहारी सीजन में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है. राज्य में बढ़ती जनसंख्या और शहरी विकास योजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने महानगर पालिका और नगर पालिका सदस्यों की संख्या में 17% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. मुंबई को छोड़कर राज्य के अधिकांश महानगर पालिका और नगर पालिकाओं में नगर सेवकों की संख्या बढ़ जाएगी. राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले के बाद अब अमरावती महानगर पालिका में 97 नगर सेवक होंगे. मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार महानगर पालिका में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 65 और अधिकतम 175 होगी. नगर पालिका के लिए सदस्यों की संख्या न्यूनतम 17 और अधिकतम 65 होगी. नगर सेवकों की संख्या में वृद्धि से राजनीतिक दलों के लिए आगामी चुनाव में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मनोनीत करना संभव होगा. वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार व नगर पालिका के पार्षदों की संख्या निश्चित है. कोरोना के प्रकोप के चलते केंद्र सरकार 2021 में जनगणना नहीं करा सकी. इस जनगणना में कुछ और समय लगेगा. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जनसंख्या वृद्धि की औसत दर मानकर अधिनियम में उल्लेखित महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या में 17% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. 3 लाख से अधिक और 6 लाख तक की जनसंख्या के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 76 से अधिक नहीं होगी और अधिकतम संख्या 96 से अधिक नहीं होगी. 6 लाख से अधिक और 12 लाख तक की जनसंख्या के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 96 और अधिकतम 126 होगी. 12 लाख से अधिक और 14 लाख तक की आबादी के लिए निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 126 से अधिक और 156 से अधिक नहीं होनी चाहिए. जहां तक अमरावती महानगर पालिका की बात है तो यहाँ पार्षदों की संख्या 87 से बढ़ाकर अब 97 हो गई है, जबकि अकोला महानगर पालिका में पार्षदों की संख्या 80 से बढ़कर अब 91 हो गई है. इस तरह से अमरावती महानगर पालिका में 10 नगर सेवक बढ़ जाएंगे. संतरे की खेती से अमरावती जिले को पहचाना जाता है, लेकिन इस बार सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुई जोरदार बारिश का विपरीत परिणाम संतरे के फल बाग पर हुआ है. संतरे के फल को हुए नुकसान और बाजार में सही कीमत नहीं मिलने से दुखी किसान सड़क के किनारे संतरे को फेंकने पर मजबूर है. अमरावती जिले में हजारों हेक्टेयर में संतरे उगाए जाते हैं. वरुड, मोर्शी, अचलपुर, अंजनगांव, परतवाड़ा, तिवसा, दरियापुर तहसील के कई गांवों में बड़ी मात्रा में संतरे के फल बाग है. यहाँ के संतरे नागपुर संतरा के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. पिछले साल इस संतरे की बांग्लादेश से काफी मांग थी, लेकिन इस बार अमरावती जिले के संतरा उत्पादक किसान संकट में हैं. स्थिति ये है कि फल खराब होने से मजबूर किसान संतरा सड़क पर फेंक रहे हैं. इस साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में हुई जोरदार बारिश का असर संतरे के फल बाग पर हुआ है. कई दिनों तक हुई लगातार बारिश की वजह से संतरे के डंठल पर कीड़ों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे संतरा पेड़ से गिरने लगे हैं. जबकि बारिश के बाद खेत तक जाने के रास्ते में पूरा कीचड़ होने से किसान संतरे को बेच भी नहीं पा रहे हैं. साथ ही इस बार किसानों को संतरे की सही कीमत भी नहीं मिल रही, जिससे निराश किसान संतरे को सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर है. मुश्किल परिस्थिति में फंसे किसान सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं. अमरावती विभाग के 5 जिले के जिला वार्षिक योजना का राज्य नियोजन मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर ने जायजा लिया. अमरावती में हुई बैठक में राजेश क्षीरसागर ने कहा कि मानव विकास कार्यक्रम में 13 योजनाएं शामिल हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम की धनराशि केवल उन्हीं 13 योजनाओं पर खर्च की जानी चाहिए. अमरावती विभाग के सभी 5 जिलों की समीक्षा के लिए राजेश क्षीरसागर की अध्यक्षता में नियोजन भवन में बैठक हुई. इस बैठक में विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा,
अकोला की जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, बुल्डाना जिलाधिकारी एस राममूर्ति, वाशिम के जिलाधिकारी षणमुख राजन एस, यवतमाल के जिलाधिकारी अमोल येगे, योजना उपायुक्त किरण जोशी और विभिन्न अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राजेश क्षीरसागर ने कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य, राजस्व और विभिन्न विभागों ने समन्वय से अच्छा प्रदर्शन किया। संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों और ऑक्सीजन संयंत्रों को प्राथमिकता दी गई है। अस्पतालों के फायर ऑडिट का पूरा काम किया जाएगा। इसी तरह बच्चों के लिए अलग से स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित की जाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अधिक से अधिक जनहित कार्य किए जाने चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनाएं शुरू की गई। अमरावती मंडल में 65 PSA ऑक्सीजन परियोजनाएं हैं, जबकि प्रत्येक जिले में चिकित्सा ऑक्सीजन भंडारण सुविधाएं हैं। अमरावती विभाग के सभी 5 जिलों के लिए 2021-2022 वार्षिक योजना के लिए कुल 1290 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उपाय योजना के लिए 219 करोड़ 98 लाख रुपए और मानव विकास कार्यक्रम के लिए 14 करोड़ 70 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। अमरावती जिले में वर्ष 2021-2022 की वार्षिक योजना में 300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति उपाय योजना के लिए 101 करोड़ 70 लाख, आदिवासी उपाय योजना के लिए 83 करोड़ 97 लाख और मानव विकास के तहत 4 करोड़ का प्रावधान है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नागपुर और अमरावती जिले का दौरा कर वापस मुंबई जाने के बाद गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को कोरोना हो गया है। गृह मंत्री पाटिल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। गृह मंत्री पाटिल को कोरोना के हल्के लक्षण देखने के बाद जब उन्होंने जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो डॉक्टर की सलाह पर इलाज करा रहे हैं। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कुछ दिन पहले ही नागपुर और अमरावती जिले का दौरा किए थे, इसीलिए उन्होंने अमरावती दौरे में अपने संपर्क में आए नागरिकों से कोरोना जांच करने की अपील की है। अमरावती जिले के धारिणी तहसील के सुसरदा वन परिक्षेत्र अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से वन्य प्राणियों का हमला बढ़ गया है। परसोली, कासमार, खिड़की, ततरा गांव में वन्य प्राणियों के हमले से 5 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। अमरावती जिले का धारिणी तहसील वन संपदा से घिरा हुआ है, लेकिन इन दिनों जंगल से सटे ग्रामीण इलाके में वन्य प्राणियों के हमले की घटनाएं काफी बढ़ गई है। तातरा गांव में रहने वाले मिरकू ओंकार जांबेकर को कासमार के पास वन्य प्राणी ने हमला कर जख्मी कर दिया। इसी तरह एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे 2 बच्चों पर लोमड़ी ने हमला कर दिया था, जिसमें दोनों बच्चे जख्मी हो गए हैं, जबकि एक और शख्स पर हमला किया था। खिड़की, कासमार, तातरा, झिलांगपाटी और आसपास के गांव में वन्य प्राणी के हमलों की घटनाओं से लोगों में काफी दहशत का माहौल है। सुसरदा वन परिक्षेत्र अधिकारी शुभांगी डेहनकर ने बताया कि वन्य प्राणियों के हमले को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है, जबकि ग्रामीण इस हमले की घटना के बाद वन विभाग से मदद की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से जंगली तड़स लोगों पे हमला कर रहा है। वन विभाग प्रशासन से मेरा विनती है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू करके उस जंगली तड़स को पकड़े और जिससे लोगों को हानि ना हो। सर हमारे वो एकदम सीधे हम पेशेंट को देखने गए थे और वो एकदम सख्त कड़ में आ गया। इनको उतार लिए मैंने और जरा रास्ता खराब था तो उन जरा उतार लो करके मैंने बोला तो इन उतर कर पीछे एकदम आ गया, डायरेक्ट पकड़ा। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर अनिल बोंडे ने तिवसा तहसील कार्यालय में एक मोर्चा का नेतृत्व किया। इस दौरान तहसील कार्यालय में भाजपा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को पढ़ा। पीएम आवास योजना का रुका अनुदान किसानों को तुरंत देने, किसानों को मुआवजा देने के साथ तिवसा तहसील को अतिवृष्टि जिला घोषित करने की मांग को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा ने मोर्चा निकाला। मोर्चा शहर के देवता समर्थ सोतागिर महाराज के मंदिर से शुरू हुआ और राज्य सरकार के विरोध में 2 किलोमीटर पैदल चलकर भाजपा नेता अनिल बोंडे, भाजपा जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी सहित सैकड़ों किसान व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन कर रहे भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिवाली से पहले भारी बारिश के कारण किसानों को मदद पहुंचाने की मांग की है। या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये या तिवसा तालुक्यात पालकमंत्री इथली आधार असताना सुद्धा इथल्या शेतकऱ्याची दिवाळी दुर्दैवानं काळी झालेली आहे।
कारण का इथल्या शेतकऱ्याचे सोयाबीनचे फळबागाचे पंचनामे पूर्णतः झाले नाही. अजूनपर्यंत शासनानं काढलेल्या मदतीच्या GRमध्ये तिवसा तालुक्याचं नाव नाही. त्याच्यामुळं कोणतीच मदत दिवाळीच्या अगोदर या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. अतिवृष्टीमुळं झालेल्या खचलेल्या विहिरीच्या बाबतीत सर्वेक्षण झालेलं नाही. संत्र्याची फळगळ जेवढी झालेली आहे त्याबद्दलही कुठेही मागमूस नाही. PM किसानचे पैशाचं व्हेरिफिकेशन करण्याची यंत्रणा कृषीने राबवायची की महसूलने राबवायची हा त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे. वर्गाचे घरकुलं जे वगळलेले आहे त्याबद्दल कोणी समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नाही. आज आम्ही भाजपचा जन आक्रोश मोर्चा आणला आणि पालकमंत्री जनता दरबार भरवत नाही. पालकमंत्री संजय गांधीचे पैसे मिळाले की नाही, श्रावणबाळाचे पैसे मिळाले की नाही याची चिंता करत नाही. आता 4 महिन्यानंतर आमच्या मोर्चानंतर पैसे टाकणं सुरू झाले. परंतु या गोरगरिबाच्या वेदनांना वाट करून द्यावी म्हणून आम्ही तहसीलदाराच्या समोर सगळ्या अधिकाऱ्यांना बोलावून इथे जनता दरबार लावला. महावितरणनं सगळ्यांना जेरीस आणून ठेवलं आहे. महावितरण DP दुरुस्त करत नाही. पोल पडलेले असले तरी पोल उभेसुद्धा करत नाही. 1 वर्षाच्या अगोदर लावलेले पोल आडवे झाले या अतिवृष्टीमध्ये, पण महावितरण त्याच्यासाठी पैसे मागते. पथदिव्याची लाईन कट केली, गावं अंधारात आहे आणि म्हणून किमान या मोर्चानंतर तरी पालकमंत्र्याला थोडीशी तरी जाग यावी. जर का खिसे गरम झाले असेल तर लोकांकडे तरी लक्ष द्यावं. लोक विकास संगठन ने अमरावती जिले के प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक सहायता नहीं देने पर दिवाली पर अनशन करने की चेतावनी दी है. दरअसल अमरावती जिले के किसान उस समय आक्रोशित हो गए जब अमरावती जिले के किसानों को भारी बारिश से हुए नुकसान के बावजूद राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया गया. सरकार के इस फैसले से अमरावती के किसानों में खलबली मच गई है. दिवाली मनाने के लिए जहां किसान इसी मदद के लिए आस लगाए बैठे हैं, वही लगता है कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है. किसानों के साथ हो रहे अन्याय को बेनकाब करने के लिए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष गोपाल भालेराव लोक विकास संगठन के माध्यम से दिवाली पर चांदूर बाजार में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 1 दिवसीय अनशन करने की तैयारी में हैं. गेल्या 8 दिवसाच्या अगोदर महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ऑगस्ट जुलै महिन्यात जो अति पाऊस महाराष्ट्रात झालेला आहे त्या नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर केलेलं होतं. त्याची यादी नुकतीच काल परवा जाहीर झालेली आहे. त्यामध्ये असं दिसून येत आहे की विदर्भातील फक्त 2च जिल्ह्याला या पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे. बाकीचे 9 जिल्हे त्यामधून वगळण्यात आलेले आहे. विशेष करून हे 9 जिल्हे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे असताना शासनाने मोठ्या प्रमाणात विश्वासघात या जिल्ह्यासोबत केलेला आहे. त्यातल्या त्यात अमरावती जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होऊन या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे तूर, सोयाबीन, कपाशी, संत्रा इत्यादी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून हा सर्व शेतकरी वर्ग ऐन दिवाळीच्या तोंडी या मदत निधीच्याकडे आस लावून बसलेला होता. परंतु महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या जिल्ह्याच्या यादीमध्ये अमरावती जिल्ह्याला वगळल्यामुळे सर्व शेतकरी हा संतप्त झालेला आहे. आमचा असा प्रश्न आहे शासनाला की हे जे 9 जिल्हे आपण वगळलेले आहे ह्या जिल्ह्यांनी काय असा पाप केलेला आहे की आपण त्यांना मदत निधीपासून वंचित ठेवत आहे. हे जिल्हे विशेष करून आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत. त्या जिल्ह्यात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे आणि हा शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. म्हणून या सर्व प्रकरणाच्या निषेधार्थ येणाऱ्या दिवाळीच्या दिवशी आपण लोकविकास संघटनेच्या मार्फत शेतकऱ्यांचा आत्मक्लेश म्हणून शासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात चांदूर बाजार येथे महात्मा गांधीजीच्या पुतळ्यासमोर 1 दिवसीय उपोषण आपण या शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात अवलंबलेला आहे. धामनगांव नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है. हड़ताल के चलते सड़कों पर गंदगी फैल गई है. सरकार द्वारा चौथे कर्मचारी पर 7वां वेतन आयोग लगाए जाने के बाद भी सफाई कर्मियों को उनका मुआवजा नहीं मिला है. अमरावती जिले के धामनगांव नगर परिषद प्रमुख के विभिन्न मांगों को स्वीकार नहीं किए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने 28 अक्टूबर से हड़ताल शुरू कर दी है. साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर धरना वापस नहीं लेने की चेतावनी दी है. असं पाहिलं तर 21 तारखेला भीक मागो आंदोलन, 22 तारखेला 1 दिवसाचा लाक्षणिक संप,
आणि 28 तारखेपासून बेमुदत संप असा आधीच इशारा दिला होता नगर परिषदेला. त्यांच्या मागण्या आम्ही बघितल्या, रास्त मागण्या आणि योग्य मागण्या आहे. या संदर्भात सन्माननीय अध्यक्ष आमदार यांच्याशी, प्रतापदादा अडसड यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. सन्माननीय मुख्याधिकारी CO साहेब यांनी याबाबत चर्चा केली. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन उद्या विशेष बैठक बोलावून या मागण्या सोडवू असं त्यांनी याच्यातल्या ज्या मागण्या ते पुरेपूर जास्तीत जास्त सोडवण्यात येईल असं मला आत्ता फोनद्वारे माननीय CO साहेबांनी याचं आश्वासन दिलं आहे. त्याच्यामुळे यांच्या मागण्या रास्त आहे, यांच्या मागण्या सुटल्याच पाहिजे. मी सुद्धा यांच्या संपूर्ण मागण्यांचं समर्थन करतो आणि यांना माझा समर्थन आणि सपोर्ट राहील. कित्येक वर्षापासून नगरपालिका प्रशासनाला कित्येक वेळा विनंती निवेदन दिले, प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या आणि आमच्या रास्त मागण्या आम्ही मंजूर करून घेण्यासाठी पुष्कळचे प्रयत्न केले, परंतु आजपर्यंत आम्हाला फक्त आश्वासनच मिळालं. आता आम्ही 1 महिन्याच्या अगोदर नोटीस लावली की आम्ही येणाऱ्या 21 तारखेला 1 दिवसाचं भीक मागो आंदोलन करणार आहे. त्याच्यानंतर 22 तारखेला 1 दिवसाचं लाक्षणिक सम करणार आहे. आणि इथवरही आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर 28 तारखेपासून आम्ही बेमुदत संपावर जाणार आहे. हे आम्ही नगरपालिकेचे अध्यक्ष, सन्माननीय मुख्याधिकारी यांना आम्ही पहिलेच विनंती निवेदन देऊन सुद्धा यांनी आजपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न केल्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्तव आम्हाला आज तो पवित्र घ्यावा लागला. न्यूज़ रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती.